नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दीर्घ द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं संज्ञा पर। लेकिन उससे पहले इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हम बात करने वाले हैं संज्ञा पर। तो आइए जानते हैं संज्ञा को। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब जान लेते हैं विकारी शब्द क्या होता है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक के प्रभाव में आकर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कैमरा, मोबाइल, कलम, कॉपी इत्यादि। कुल मिला जुला कर कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थान हैं, जो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सभी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करें संज्ञा के प्रकार की, तो संज्ञा को 3 आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर और तीसरा है आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखें तो संज्ञा को 5 प्रकार में बांटा गया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। और आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जबकि जातिवाचक के अंतर्गत ही समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को रखा गया है। तो हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हम कहेंगे कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हमारा आंसर होगा कि 3 प्रकार की। और वहीं अगर पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, तब भी हम कहेंगे कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर भी संख्या 3 प्रकार की होती है। तो आइए हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकारों की। हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। जिस नाम से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले, अर्थात जो दुनिया में अद्वितीय हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस नाम से किसी पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो लखनऊ एक विशेष शहर का नाम है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शहर की, तो शहर के अंतर्गत सभी शहर आ जाएंगे, जैसे लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, दिल्ली, मुंबई। तो शहर जो एक पूरी जाति का बोध करा दे रहा है, जबकि लखनऊ एक विशेष शहर का बोध करा रहा है। इसीलिए लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी और शहर जो है कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार हम बात करें मोहन की, तो यह एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। और अगर हम बात करें व्यक्ति, बोलें व्यक्ति शब्द, तो व्यक्ति के अंतर्गत राम, श्याम, मोहन, रोहन जितने भी नाम हैं, सभी जो है कि व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार हम बात करें अगर आम की, तो आम एक विशेष फल का नाम है। और अगर हम बात करें फल शब्द की, तो फल के अंतर्गत आम, केला, सेवा सभी आ जाएंगे, जो कि एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो आम जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जबकि फल जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार हम बात करें हिमालय की, तो यह एक विशेष पर्वत का बोध करा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पर्वत शब्द की, तो पर्वत के अंतर्गत हिमालय, एंडीज, राकी, विंध्याचल, सतपुड़ा जितने भी पर्वत हैं, सभी पर्वत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पर्वत एक जाति का बोध करा रहा है, जबकि हिमालय एक विशेष पर्वत का बोध करा रहा है। तो हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी और पर्वत में जो है कि आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार बात करें गंगा की, तो गंगा एक विशेष नदी का बोध करा रहा है। और जबकि बात करें नदी की, तो नदी के अंतर्गत आपकी सभी नदियाँ आ जाएंगी, जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियाँ हैं सभी नदी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो नदी जो है कि एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और गंगा जो है कि एक विशेष नदी का बोध करा रहा है, इसीलिए गंगा में जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार मई है,
तो मई एक विशेष महीने का बोध करा रही है, इसीलिए मई में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और उसी प्रकार अगर बात करें महीने की, तो महीने के अंतर्गत सभी महीने आ जाएंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त जितने भी महीने हैं सभी महीने के अंतर्गत आ जाएंगे। तो महीना जो है कि जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। उसी प्रकार सोमवार दिन का बोध करा रहा है और दिन जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो दिन में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी और सोमवार में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए बात करते हैं अब हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में। ऐसे नाम जिनका उच्चारण करने या सुनने पर हमारे अंदर सिर्फ उनका भाव उत्पन्न हो, हम न तो उन्हें देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं। जैसे हम बात करें प्रेम की, तो प्रेम को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। उसी प्रकार घृणा, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास इत्यादि ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा का बनना। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना है। जैसे पुरुष जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है और पुरुष में जो हम त्व पर प्रत्यय लगा दिए तो यह बन गया पुरुषत्व, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार नारी से नारित्व बन गया, गुरु से गुरुत्व बन गया। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा से बन रही हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना। अपना क्या है, सर्वनाम है और अपना से बन गया अपनत्व, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। मम सर्वनाम है, मम से बन गया ममत्व, भाववाचक सर्वनाम है। और निज जो है कि सर्वनाम है, निज से बन गया निजत्व, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। सुंदर विशेषण है, सुंदर से बन गया सुंदरता और सौंदर्य, जो कि भाववाचक संज्ञा है। वीर जो है कि विशेषण है, वीर से बना वीरता और वीरत्व, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है और मीठा से बना मिठास, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना। थकान क्रिया है, थकान से बन गया थकावट, जो कि एक भाव है, अर्थात यह भाववाचक संज्ञा बन गई। हंसना क्रिया है, हंसना से बन गया हंसी, जो कि एक भाव है, अर्थात भाववाचक संज्ञा। लड़ना से बना लड़ाई, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। अब देखते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा का बनना। दूर अव्यय है, दूर से बना दूरी, जो कि एक भाव है। निकट से बना निकटता, जो कि एक भाव है। और समीप से बना समीपता, जो कि एक भाव है। आइए अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पर। जो नाम ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध कराएं, उन्हें मापा या तौला तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्य के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंतर्गत आपका आ जाएगा लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी। द्रव के अंतर्गत जैसे पानी, दूध, तेल। गैस के अंतर्गत ऑक्सीजन, एलपीजी, सीएनजी, नाइट्रोजन, ये सभी जो है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो जो नाम समूह का बोध कराएं, जो नाम समूह का बोध कराएं वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम बात करें सभा की, तो सभा कई लोगों से मिलकर बनती है, अर्थात यह समूह का बोध करा रही है, तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार समिति भी कई लोगों के मिलने से बनती है, परिवार भी कई लोगों के मिलने से, पुलिस भी कई लोग होते हैं, पुलिस सेना में सेना भी होती है, ऑर्केस्ट्रा भी कई लोगों का ग्रुप होता है। तो यह सभी जो है कि एक समूह का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराएं वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कि अब तक हम लोग क्या पढ़े। हम लोग पढ़े सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत उदाहरण हम लोग देखे लखनऊ, गंगा, सोमवार, मई, हिमालय। यह एक व्यक्ति विशेष का परिचय दे रहे हैं, अर्थात यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। दूसरा हम लोग पढ़े जातिवाचक संज्ञा, जिसमें हम लोग उदाहरण देखे शहर, नदी, दिन, महीना, पर्वत। यह एक पूरे जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तीसरे पर हम लोग देखे भाववाचक संज्ञा, प्रेम, घृणा,
पुरुषत्व, बचपन और सुंदरता जो कि एक भाव उत्पन्न कर रहे हैं मन में, इनको हम तो स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ इनका भाव मन में उत्पन्न होता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हम लोग देखें द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस आते हैं, जैसे पानी, दूध, ऑक्सीजन, एलपीजी, लकड़ी, लोहा, सोना, यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हैं। उसके बाद हम लोग देखें समूहवाचक, जहाँ समूह का बोध हो, जैसे सभा, समिति, परिवार और सेना। इस प्रकार आज हम लोग देखें संज्ञा के बारे में, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ यह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।